बांग्लादेश में सरकार गिराने के बाद क्या सीआईए ने अपने पूरे एजेंट को भारत में भेज दिया है और क्या भारत की सरकार को भी गिराने की साजिश रची जा रही है? दोस्तों, इसकी पूरी इनसाइड कहानी सुनने के बाद आपका दिमाग भी ठनक जाएगा कि क्या वाकई अमेरिका भारत की अर्थव्यवस्था से घबराकर भारत सरकार को अस्थिर करने की कोशिश कर रहा है। इसके कई सबूत भी पेश किए जा रहे हैं और भारत से लेकर रशिया तक खलबली मची हुई है और रशिया के एक रिपोर्ट के बाद हिंदुस्तान के सियासत में भूचाल आ गया है। राहुल गांधी के बयान और चंद्रबाबू नायडू के बयान को लोग जोड़कर देखने की कोशिश कर रहे हैं कि आखिर सच्चाई कितनी। ये सच्चाई आपको बताएं उसके पहले समझिए कि सीआईए के पास क्या सच में इतनी ताकत है कि वो भारत सरकार को अस्थिर कर सकता है, या भारत में हिंसा या बवाल या कोई आंदोलन खड़ा कर सकता है, या बांग्लादेश में सरकार को गिरा सकता है। बांग्लादेश की जो पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना थी, उन्होंने अपने बयान में साफ कहा था चुनावी रैली के दौरान कि एक एयरबेस बनाने की बात हो रही थी और उस एयरबेस को बनाने की अनुमति बांग्लादेश की सरकार ने नहीं दी थी। इसके बाद अमेरिका ने ही बांग्लादेश की सरकार को अस्थिर किया। हमने इतिहास खंगालने की कोशिश की तो हमें भारत से लेकर ईरान, सीरिया, इराक तक का इतिहास मिला, जिसमें आप देखेंगे कि साल 1953 में ईरान की सरकार गिराने की जिम्मेदारी सीआईए को दी जाती है और यह बात खुलकर सामने आ जाती है। सीआईए का गठन साल 1947 में होता है दोस्तों, और गठन के 6 साल बाद ही 1953 में पहली सरकार गिराने का आरोप सीआईए पर लगा और ईरान की सरकार गिर गई, जबकि वो सरकार चुनी हुई सरकार थी। और इसके बाद जो बड़ा कारनामा होता है सीआईए का, वो भारत में होता है। मोदी की सरकार क्या सीआईए गिरा देगा? क्या चंद्रबाबू नायडू और नीतीश कुमार अलग होने वाले हैं? इस बात का अंदाजा आपको जानने समझने के लिए लगभग 6 दशक पीछे चलना पड़ेगा। साल 1997 में केरल में एक सरकार बनी और दुनिया के इतिहास में पहली बार सीपीआई की सरकार, कम्युनिस्ट की सरकार बनी, लोकतांत्रिक तरीके से चुनी हुई सरकार बनी। ये आरोप लगते हैं सीआईए के ऊपर, अमेरिकी सरकार के ऊपर, कि सीआईए ने पूरी कोशिश की, सरकार विरोधी एजेंडा तैयार किया, लोगों को भड़काया और पार्टी के भीतर ही फूट पैदा की और एक तरफ रशिया और दूसरी तरफ चीन से कनेक्शन जोड़ दिया। और बाकायदे 1970 में आई किताब दावा करती है कि कांग्रेस सरकार को 2 बार फंड भी दिए गए थे। दोस्तों, इन बातों पे न पढ़ के आपको यह बताते हैं कि जैसे केरल की सरकार को साल 1959 में जब इंदिरा गांधी ने बर्खास्त किया था, उस सरकार को बर्खास्त करने की जो मेन वजह बताई जाती है वो सीआईए को ही कहा जाता है। तो क्या सीआईए सच में इतना ताकतवर है जिसका जिक्र लाल किले के प्राचीर से कुछ दिन पहले ही प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि भारत के खिलाफ बाहरी ताकतें काम कर रही हैं? वो बाहरी ताकतें क्या सीआईए की तरफ इशारा था? ये भी आप इस पूरे वीडियो में समझ जाएंगे। सीआईए की तरफ से जो अमेरिकी सरकार की तरफ से जो महावाणिज्य दूतावास होते हैं, वो उनका जो ठिकाना होता है वो लंबे वक्त से जो है हैदराबाद में रहता है। और हैदराबाद जो है बीजेपी के लिए या देश के लिए बहुत ज़रूरी हिस्सा है। और जो आईटी का हब का जो शुरुआत हुआ या रोज़गार का जब मॉडल आया, अमेरिकी कंपनियां या दूसरी जो कंपनियां आई, उसमें हैदराबाद का रोल बहुत ज़्यादा है। ये तस्वीर आप देखिए कैसे 31 जुलाई से लेकर 12 अगस्त के बीच में 3 मुलाकातें की जाती हैं और महावाणिज्य दूतावास जो अमेरिकी की तरफ से हैं वो जो है मुलाकात करती हैं। इस मुलाकात के पीछे की कहानी क्या है ये आपको समझनी चाहिए। पहली मुलाकात उनकी होती है ओवैसी से, और ओवैसी से जो मुलाकात होती है उसमें आप देख रहे हैं कि तस्वीर आपके सामने है। इस मुलाकात में क्या बात हुई, इसमें कोई जानकारी बाहर नहीं आई कि क्या सीआईए ने यह कहा कि आप मोदी सरकार गिराइए। उसके बाद एक मुलाकात होती है तेलंगाना के मुख्यमंत्री से। तेलंगाना में कांग्रेस की सरकार है और वहां पे ये जो मुलाकात होती है उसकी भी तस्वीर आपके सामने है। और एक मुलाकात होती है और उस मुलाकात की तस्वीर भी आपके सामने है और यहीं से पूरी कहानी खुलेगी। दोस्तों, यह मुलाकात चंद्रबाबू नायडू से की जाती है और चंद्रबाबू नायडू की जो मुलाकात की तस्वीरें हैं वो 3-4 तस्वीरें जो है अमेरिकी महावाणिज्य दूतावास के ट्विटर हैंडल से ट्वीट की जाती हैं। इसके बाद कहानी ये शुरू होती है कि अचानक जो है रशिया का एक जो मैगजीन है, अखबार है, वो खुलासा करता है कि भारत सरकार को अस्थिर करने की कोशिश की जा रही है और नरेंद्र मोदी सरकार को गिराने की कोशिश पूरी हो चुकी है। कभी भी संसद के भीतर बाकायदे उन्होंने अपने आर्टिकल में इस बात का जिक्र किया है कि बाकायदे अविश्वास प्रस्ताव आएगा और भारत में सरकार लगभग गिरने की स्थिति में पहुंच जाएगी।
सरकार गिराने का जो सूत्रधार बताया जा रहा है इस खुलासे में, वो चंद्रबाबू नायडू को बताया जा रहा है। और साथ में अलग अलग वेबसाइट अलग अलग तरीके का दावा कर रही हैं और ये भी कह रही हैं कि चंद्रबाबू नायडू जब सरकार में आए थे तो उनके बेटे की जो शेयर मार्केट की एक बड़ी कंपनी थी उसमें एक बड़ा प्रॉफिट हुआ था। और अब जो है चंद्रबाबू नायडू को भारी भरकम जरूरतें हैं, भारी भरकम जो है उन्हें पैसे की जरूरत है। ये एक पक्ष है। लेकिन दूसरा पक्ष ये है कि चंद्रबाबू नायडू ने ही हैदराबाद को आईटी हब बनाया था, उसमें अमेरिका के साथ उन्होंने मिलकर कई करार किए थे। तो हो सकता है कि इसका दूसरा एंगल ये हो कि चंद्रबाबू नायडू की यह मुलाकात जो थी वो सामान्य हो। लेकिन जो रशिया की तरफ से जो दावा किया जा रहा है उसमें साफ इस बात का जिक्र किया गया है कि भारत की सरकार को गिराने के लिए चंद्रबाबू नायडू को तैयार किया जा रहा है और जब अविश्वास प्रस्ताव आएगा तो वो किसी मुद्दे को लेकर सरकार से अलग हो सकते हैं। जैसे ही चंद्रबाबू नायडू अलग होंगे, नरेंद्र मोदी की सरकार की चुनौतियां बढ़ जाएंगी। तो क्या इंडिया गठबंधन की सरकार बनेगी? ये सारे सवाल अब खड़े हो जाएंगे। सीआईए की जो कोशिश है वो ये कहा जा रहा है, इसके पीछे जो पूरी कहानी है वो ये है कि सीआईए हो या अमेरिका, भारत की बढ़ती हुई अर्थव्यवस्था को देखकर घबराए हुए हैं। इसी खबर से आप उस हिंडनबर्ग की रिपोर्ट को भी जोड़ दीजिए, जिस रिपोर्ट में बार बार भारत की अर्थव्यवस्था पे चोट करने की कोशिश की जा रही है और अडानी को प्रोजेक्ट किया जा रहा है और अडानी के बहाने भारत की अर्थव्यवस्था पे निशाना बनाया जा रहा है। आप इसको अगर सरल शब्दों में समझे तो आप ये समझेंगे कि भारत की अर्थव्यवस्था निशाना नहीं है, निशाना हो सकता है कि प्रधानमंत्री मोदी हो और मोदी को गिराने के लिए सबसे ताकतवर अंगों पर प्रहार किया जाएगा। और सबसे ताकतवर अंगों में पहला अंग भारत की बढ़ती हुई अर्थव्यवस्था है। दोस्तों, दुनिया भर में मंदी के संकट हैं और मंदी के पूरे आसार हैं कि दुनिया में मंदी फिर से आ सकती है साल 2008 वाली, लेकिन भारत में इस मंदी का असर नहीं होगा। यह अमेरिका की ही कई एजेंसियों का दावा भी है। तो अमेरिका क्या भारत की बढ़ते हुए कदमों से डरा हुआ है? रशिया के साथ भारत के बढ़ते कदम, और जैसे आपने देखा कि मालदीव में भारत ने किस तरीके से वहां पर अपने आप को प्रोजेक्ट किया और पूरा मालदीव कंट्रोल कर लिया। श्रीलंका पे भारत की पकड़ बेहतर हुई है। बाकी के कई देशों का उदाहरण आपके सामने है जहां पे भारत की विदेश नीति की वजह से भारत सरकार ने अपनी जो छवि है वो बदली। क्या भारत की विदेश नीति की वजह से अमेरिकी सरकार या सीआईए पे जो आरोप लग रहे हैं वो सच है? क्या चंद्रबाबू नायडू सच में ऐसा कर सकते हैं? क्या चंद्रबाबू नायडू के कंधे पर बंदूक रखकर सीआईए भारत की सरकार को अस्थिर कर सकता है? अगर आप पूछेंगे कि इसका जवाब क्या होना चाहिए तो इसका जवाब हां भी हो सकता है। भारत में जब भी कोई मूवमेंट शुरू होता है उसमें बाहरी ताकतों का नाम आता है। आपने देखा कि दिल्ली के शाहीन बाग में जो आंदोलन खड़ा हुआ था उसमें भी बाहरी ताकतों का हाथ बताया गया था। आप किसी भी बड़े आंदोलन की बात करेंगे, लोग ये पूछते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किसान बिल वापस लेने का फैसला क्यों किया था? इसके पीछे भी बाहरी ताकत ही वजह बताई जा रही थी दोस्तों। और यह तक कहा जा रहा था कि पंजाब में कुछ बड़ा प्लान किया जा रहा है। और बार बार उन दिनों आपको याद होगा ग्लोबल भारत टीवी ने आपको तब भी रिपोर्टें दिखाई थी कि पंजाब के तत्कालीन मुख्यमंत्री लगातार एनएसए अजीत डोभाल से मुलाकात करते थे। और अजीत डोभाल से किसी मुख्यमंत्री के मिलना यह कोई सामान्य घटना नहीं होती है। और उसके बाद प्रधानमंत्री अचानक देश के नाम संबोधन देते हैं और यह कहते हैं कि किसान बिल हमने वापस ले लिया। तो क्या कोई मूवमेंट खड़ा करने की कोशिश की जा रही है? जैसे इराक में लोकतांत्रिक सरकार को गिराया सीआईए ने, सीरिया में जो कांड हुआ, ईरान में जो कांड हुआ, पाकिस्तान में जो मूवमेंट होता है उसमें भी सीआईए का बहुत बड़ा हाथ बताया जाता है। ताज़ा उदाहरण बांग्लादेश में है। तो ये बात बहुत गंभीरता से इसलिए भी आपको लेनी चाहिए कि जब भारत में चुनाव हो रहे थे तब भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आखिरी चरण के पहले इस बात का संदेश दिया था कि भारत को कमजोर करने और भारत के चुनाव में बाहरी ताकतों का दखल बढ़ा है, हम सबसे निपटेंगे जब नतीजे आ जाएंगे तो। लेकिन नतीजों के बाद नरेंद्र मोदी के पास नंबर कम हो गए और ठीक उसी घटना के बाद 9 जून साल 2024 जिस दिन शपथ ले रहे थे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, उसी दिन से कश्मीर में पाकिस्तान के लोग आकर अशांति फैलाने का काम जो शुरू करते हैं वो अभी तक नहीं रोका जा सका है। और कश्मीर में लगातार ऑपरेशन चलाया जा रहा है। यहां तक कि सरकार ने अपना नया डीजीपी जो बनाया वहां पर वो जो है अभी एनएसजी के जो चीफ थे उनको बना दिया है। तो आप पूरी कहानी को अगर आप समझेंगे तो ये लगता है कि कोई बाहरी ताकत ऐसी है जो ये नहीं चाहती है कि उनके
के सामने प्रधानमंत्री मोदी या भारत का कद बड़ा हो? यह सवाल इसलिए भी बहुत जरूरी हो जाता है कि जब भारत में चुनाव चल रहे थे तो यूट्यूब जैसी बड़ी संस्था पर इस बात के आरोप लगे कि एंटी मोदी वीडियो को ज्यादा प्रमोट किया गया और बाकायदे यूट्यूब के 17 कर्मचारियों पर कार्रवाई भी की गई। यह भी कहानी उस कहानी से जुड़ती है, क्योंकि ऐसा कहा जाता है कि अमेरिका के भीतर ये जो यूट्यूब है और सोशल मीडिया जितने भी प्लेटफॉर्म है जैसे एक्स, तो ये अलग अलग पार्टी के नेताओं को ही पसंद करते हैं और खुल के समर्थन करते हैं। तो गूगल जो है वो जो समर्थन करता है वो वर्तमान में जो वहां के प्रधान राष्ट्रपति हैं जो बाइडेन, उनकी पार्टी को करता है। और अगर जो बाइडेन लंबे वक्त तक रहते हैं और उनकी पार्टी की जो नई उम्मीदवार हैं जो चुनाव में गई हैं कमला हैरिस, वो रहती हैं, तो भारत के लिए मुश्किलें बढ़ेंगी। इसीलिए पूरी ताकत लगी हुई है ट्रंप को मारने के लिए। इस कहानी को आप वहीं से समझिए। ट्रंप पे जो हमला हुआ था वो इसलिए भी हो सकता है क्योंकि अगर ट्रंप अमेरिका में आ जाएंगे तो जो भारत की विचारधारा है उसको बड़ी ताकत मिलेगी, भारत की अर्थव्यवस्था को भी काफी ताकत मिलेगी। और नरेंद्र मोदी के साथ जो ट्रंप का जो रिश्ता है वो बहुत गहरा है और दोनों के रिश्तों से भारत की अर्थव्यवस्था पर कोई असर दिखाई नहीं देगा। तो दुनिया भर की ताकतें भारत से परेशान है। दोस्तों आप भी समझिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को आप तो कुछ भी बोलिए, आप चूंकि एक लोकतांत्रिक व्यवस्था में आप उनको कुछ भी बोलिए, लेकिन क्या नरेंद्र मोदी के विरोध के नाम पर भारत का विरोध शुरू हो चुका है? और भारत में जो नारा लगाया था कन्हैया कुमार ने, भारत तेरे टुकड़े होंगे, क्या उसकी कोशिश CIA अभी कर रहा है? बहुत सॉलिड सवाल है, सोच समझ के आप भी जवाब दीजिए।